हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कन्हैया कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आइए आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करते हैं, जो है केमिस्ट्री। बच्चों के कहने के बाद हम सोचे कि केमिस्ट्री की शुरुआत करें, तो देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा बेसिक बात से हम लोग शुरू करेंगे। अगर हम लोग देखें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ क्या है? तो अपने आसपास मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं सभी पदार्थ कहलाती हैं। अगर हम परिभाषित करें तो देखेंगे कि पदार्थ वे वस्तुएं जिसको कुछ स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ अपना द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करती हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर से सुने कि जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसमें अपना कुछ द्रव्यमान हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपने आसपास मिलने वाली सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। सामने एक व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, हम आप सब पदार्थ है। ठीक है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, जो स्थान घेरे, इस कमरा में हम कुछ स्थान हम लोग भी घेर चुके हैं। ठीक है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, सोना है, चांदी है, हवा है, सब पदार्थ के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो अपने आसपास मिलने वाली सारी चीजें जो कुछ स्थान घेरती हो, ठीक है, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा जो दिखाई नहीं देता है परंतु जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। दिखाई नहीं देता है परंतु कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए ऊर्जा को की परिभाषा हम लोग देते हैं, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जैसे आपका प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत जिसको तड़ित बोलते हैं वो भी एक ऊर्जा है। ध्वनि, आप जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ध्वनि साउंड एक ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देता है परंतु कार्य कर सकता है, कुछ कर सकता है, जिसमें कुछ कर जाने की क्षमता होती है, उसको ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड दो ही घटकों से मिलकर बना हुआ है, एक है पदार्थ और एक है ऊर्जा। ऊर्जा का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं और पदार्थ का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के कितने रूप हैं, कितने वर्ग में पदार्थ को विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांड का दो ही घटक है। पहला है आपका पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। हम लोग देख चुके हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ क्या है? तो जो वे वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। पदार्थ को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। आइए देखते हैं कि भौतिक वर्गीकरण क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक पदार्थ है। ठीक है, अब हम लोग भौतिक वर्गीकरण मतलब बाहरी गुणों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। बाहरी गुणों के आधार पर मतलब ये पदार्थ ठोस है या द्रव है, पानी के जैसा है, या हवा के जैसा है, गैस है। तो बोलिएगा कि नहीं ये ठोस है, हार्ड है, इसका आकार फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, इसका कलर क्या है, इसका आकृति क्या है, इसका लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, किस आकार का है, बेलनाकार है, ठीक है, या अंडाकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, किस आकार का है ये। इस आधार पर हम लोग मतलब इसके बाहरी गुणों के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं, उसी को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। और अगर हम लोग देखें कि इसका निर्माण क्या चीज से हुआ है, ठीक है, मतलब इसका आंतरिक गुण के बारे में अध्ययन करें। जैसे बात के मतलब हम देखें कि मेरा दीवाल, तो दीवाल को हम लोग बाहर से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, ये ठोस है या द्रव है या गैस है, इसका कलर कैसा है। लेकिन अगर बात करें कि दीवाल का निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण अगर इसको तोड़ेंगे तो पता चलेगा इसका निर्माण ईंट से हुआ है, सीमेंट है, छड़ है, इन सब पदार्थों से दीवाल का निर्माण हुआ है।
तो अगर आंतरिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो वही रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है, और बाह्य गुणों का अध्ययन कर रहे हैं तो वही आपका भौतिक वर्गीकरण के आधार पर उसको विभाजित करते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण का अर्थ हुआ बाह्य गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण का मतलब हुआ आंतरिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो हम लोग देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना है कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। पहला अवस्था हो जाता है ठोस, दूसरा हो जाता है द्रव और तीसरा हो जाता है गैस। हम लोग एक एक कर देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस क्या है। आजकल पदार्थ की चौथी एवं पांचवी अवस्था का भी खोज हो चुका है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका खोज 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिनके नाम पर बी लिया गया है, और अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। दोनों ने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी का खोज किया, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि पदार्थ की सामान्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, वो है ठोस, द्रव और गैस। और अगर पूछे पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, तो आप बोलिएगा प्लाज्मा, ठीक है। और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है एवं पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा है वो अति उच्च तापमान पर ही उसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। जैसे सूर्य के पास, ठीक है, पृथ्वी का जो कोर है जहां पर मैग्मा, लावा ये सब मिलता है, अत्यधिक उच्च तापमान होता है वहां पे पदार्थ की चौथी अवस्था मिलता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था अत्यंत ठंडे स्थानों पर देखने को मिलेगा। माना जाता है लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जब किसी चीज को हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर देते हैं तो माना जाता है कि वह अति ठोस के रूप में संघनित हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ठोस नहीं रह पाता है, अति ठोस हो जाता है, ठोस में से भी ज्यादा ठोस हो जाता है। उसी का नाम हम लोग रख देते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो चलिए, अगर पूछे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ठोस, द्रव एवं गैस। और अगर पूछे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो हम लोग एक एक कर देखेंगे कि हम लोग देखें कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः 2 अवस्थाएं हैं, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है। अभी तक हम लोग इतना सीख चुके हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण 2 घटकों से हुआ है, जिसमें पहला घटक होता है पदार्थ, दूसरा घटक होता है ऊर्जा। पदार्थ की परिभाषा आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। वे वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करती हो तथा जिसमें जड़त्व का गुण हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हवा, पानी, दूध, टेबल, कुर्सी, पंखा, मार्कर, बोर्ड, यानी हमारे आसपास मिलने वाली सभी चीजें जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ऊर्जा क्या है, जो दिखाई नहीं देता है परंतु जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा है, विद्युत एक ऊर्जा है। इनका अध्ययन हम क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर में, फिजिक्स विषय में करेंगे। तो चलिए अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है। एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर बांटा गया है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 3 रूप होता है। पहला है ठोस, दूसरा है
द्रव, तीसरा है गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था का भी खोज हो चुका है, जैसा कि हम आपको पीछे ही बता चुके हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो अति उच्च तापमान पर मिलता है। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था का भी खोज हो चुका है, जो भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर इसका खोज किया था, जिसका नाम है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ध्यान रखना है, पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। हम लोग अब देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखें कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो ध्यान से देखना है कि ठोस क्या है, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस को गैस ही बोलते हैं। अब ध्यान रखना है, बोलेंगे ठोस वह पदार्थ है जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस वह पदार्थ है जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। आयतन के मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है। और आकार का मतलब होता है उसका डिजाइन, वो किस रूप का है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आकार। जैसे हर वस्तु का आकार, हर वस्तु का आकार फिक्स होता है, तो अगर किसी वस्तु का आकार फिक्स है तो वह ठोस होगा। जैसे ही मार्कर है तो इसका एक अपना आकार है, ठीक है, ये कुछ इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा वो इसका आयतन होगा। हमारा आकार फिक्स है तो वो मेरा आकार है, और मेरे द्वारा इस कमरा में जो स्थान घेरा गया है वो हमारा आयतन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसी को हम लोग ठोस कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए ईंट, तो ईंट का आकार आप जानते हैं कि वो घनाभाकार है, घनाभ के आकार का है, और उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। मतलब आज वो इस कमरा में जितना स्थान घेर रहा है, कल परसों 10 साल बाद भी वह उतना स्थान ही घेरेगा और उसका वही आकार रहेगा, उसका आकार चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उस पर बाह्य बल लगा के उसके आकार को परिवर्तित न कर दें। तो अगर किसी वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित है तो वह वस्तु ठोस कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। और जिसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार मतलब आकृति, जिसका आकार या आकृति अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव। तो द्रव में ध्यान रखना है कि जिसका आकार या आकृति अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? द्रव। अब गैस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई आयतन होता है। मतलब इसको जिस बर्तन में रख दीजिएगा उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेगा, ये उसको हम कहेंगे गैस। तो गैस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। तो फिर से देखिए, ठोस क्या है? जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, फिक्स होता है, ना ही उसका आकार बदल सकता है और ना ही उसका आयतन बदल सकता है, दोनों निश्चित होता है, इसी को हम कहते हैं ठोस, ठीक है। और जिसका आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव। जैसे हम पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सब द्रव के एग्जाम्पल है। गैस क्या है? जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं गैस। जैसे हवा, वायु जिसको आप कहते हैं, ठीक है, LPG जो हम लोग के सिलेंडर में गैस है, ठीक है, वो सब जितना भी गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी गैस है, सबका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित।
ठोस के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ठोस के उदाहरण में आप जान सकते हैं कि ठोस के उदाहरण में सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, बालू, पत्थर, टीन, ये सब ठोस का एग्जाम्पल है। और बोले द्रव का एग्जाम्पल, तो द्रव में जितना भी लिक्विड हो गया, ठीक है, जैसे दूध हो गया आपका, तेल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये सब द्रव है, जल जिसको बोलते हैं। गैस क्या है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु है, ठीक है, ये सब गैस है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है, ये सब गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ठोस, द्रव एवं गैस। अब आप ठोस, द्रव एवं गैस को बता सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का था, एक था शुद्ध पदार्थ और दूसरा था मिश्रण, उसको देखते हैं। उसके पहले आप इसको देख लीजिए, ठोस को ध्यान से रखिएगा, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसी को ठोस कहेंगे। द्रव, जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का एक खासियत है, उसको जिस बर्तन में रखिएगा उसी के आकार को वो ग्रहण कर लेगा, परंतु उसका आयतन फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 लीटर जल को आप एक लोटा में रख लीजिए, थाली में रख लीजिए, कटोरा में रख लीजिए, तो वो लोटा में रखिएगा तो लोटा के आकार का हो जाएगा, ठीक है, बोतल में रख दीजिएगा तो बोतल के आकार का हो जाएगा, कटोरा में रख दीजिएगा तो कटोरा के आकार का हो जाएगा, परंतु तीनों जगह पर उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस को आप जिस बर्तन में रखिएगा, अगर 1 लीटर गैस को आप 5 लीटर के बर्तन में रख देते हैं तो वो 5 लीटर जगह छेक लेगा, मतलब वो अपना आयतन 5 लीटर प्रदर्शित करेगा, और उसका आकार भी उसी बर्तन का ले लेगा, मतलब उसका ना ही आकार और ना ही आयतन, दोनों अनिश्चित होता है, कोई फिक्स ना होता है, ठीक है। तो चलिए अब लोग हम देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की जो दो रूप है उसको देखते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो आइए हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो देखते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? बोला जाता है वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है या एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। मतलब पदार्थ को अगर आप तोड़ दें तो उसमें एक ही तरह का कण मिलेगा, कोई अलग अलग तरह का कण नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम इस दीवार को तोड़ें तो इसमें ईंट मिलेगा, बालू मिलेगा, ठीक है, सीमेंट के कण मिलेंगे, लेकिन कहा जाता है कि तो इसको हम शुद्ध पदार्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे लेकिन कोई पदार्थ को अगर हम तोड़े तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का कण मिल रहा है तो हम उसको शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। किसी पदार्थ में उपस्थित सारे कण अगर एक जैसे हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित सारे कण अगर एक समान है, एक जैसे हैं, समान रासायनिक प्रकृति के हैं, तो हम बोलेंगे कि वे पदार्थ कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। किसी पदार्थ में उपस्थित सारे कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका निर्माण एक जैसे परमाणुओं से हुआ है, वे पदार्थ जिनका निर्माण एक जैसे परमाणुओं से हुआ है या अणुओं से हुआ है, उसको भी हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो कोई बोले शुद्ध पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जिसका निर्माण एक जैसे कणों से मिलकर हुआ है। एक जैसे कणों, कण का मतलब हुआ परमाणु या अणु, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? कि वे पदार्थ जिनका निर्माण एक जैसे कणों से मिलकर या परमाणु या अणुओं से मिलकर हुआ है, उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना है उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए सोना। तो अगर आप 100 ग्राम सोना लेते हैं तो 100 ग्राम सोना में अगर आप उसको तोड़ कर देखेंगे तो वो सब एक ही तरह के कणों से मिलकर बना रहेगा, तो हम उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। या आप पीने का पानी यानी जल ले लीजिए, तो वो भी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो हम उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य हुआ कि किसी पदार्थ में उपस्थित सारे कण अगर एक जैसे हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित सारे कण अगर एक समान है, एक जैसे हैं, तो हम उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाता है जल, जो हम लोग नमक खाते हैं, नमक, साधारण नमक, ठीक है, ये सब शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और कहें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, आपका सोना हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना को Au बोला जाता है, चांदी हो गया, ये सब शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल है, ठीक है। और मिश्रण क्या है? मिश्रण जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना है उसी को मिश्रण कहते हैं।
फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना है, उसी को मिश्रण कहते हैं। और अगर हम मिश्रण को अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें उसके जो कण होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, उसका कण अलग अलग तरह का होगा। लेकिन हम क्या बोले थे, शुद्ध पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है, जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन मिश्रण के जो कण होंगे वो अलग अलग तरह का होगा, दिखने में भी अलग अलग तरह का होगा, उसका गुण भी अलग अलग होगा। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ के कण होंगे उसके रासायनिक गुण एवं प्रकृति दोनों समान होता है, यानी वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण किसको कहेंगे, तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हवा, ठीक है, बारूद हो गया, ठीक है, शरबत हो गया, शरबत, आप शिकंजी बनाते हैं, शिकंजी, ठीक है, जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी ले लेते हैं और चीनी ले लेते हैं। तो पानी का कण है H2O और चीनी का कण है C12H12O11, तो दोनों का कण अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये सब मिश्रण होगा। और ये शुद्ध पदार्थ क्या है, तो जिसके सारे कण एक समान होते हैं, जिसमें उपस्थित सारे कण एक ही तरह के होते हैं, दिखने में समान होंगे, ठीक है, उनका आकार समान होगा, उनका गुण समान होगा, ठीक है। तो हम वैसे पदार्थ को ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जो अलग अलग तरह के कणों से के मिलने से बना होता है उसको मिश्रण कहते हैं। या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जिसका निर्माण होता है वो मिश्रण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ भी 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो आइए हम लोग देखते हैं तत्व क्या है और यौगिक क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जिनके सारे कण एक समान होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला होता है तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है यौगिक। अब कोई बोलेगा तत्व क्या है, हम परिभाषा बोलते हैं उसका, आप नोट कर लीजिएगा। तो बोलते हैं वे शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम तत्व कहते हैं, ठीक है। तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जो एक ही तरह के अणुओं से, मतलब परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब जिसके सारे कण एक समान होते हैं। अगर हम कण बोले तो कण का मतलब होता है परमाणु या अणु, ठीक है। किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ है, संसार का कोई भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। वो कण या तो परमाणु होते हैं या फिर अणु होते हैं। तो हमारा तात्पर्य है कि तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व क्या है, तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, तत्व क्या है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। आप सुनकर लिख लीजिएगा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि सोडियम एक तत्व है, तो सोडियम को किसी भी विधि द्वारा आप तोड़कर 2 अलग अलग तरह के पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते। सोडियम को तोड़कर कोई भी 2 अलग अलग पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे यौगिक में NaCl को हम लोग तोड़कर, NaCl का मतलब होता है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, इसको हम रासायनिक विधि द्वारा तोड़कर 2 अलग अलग पदार्थ सोडियम और क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं।
तो इसको हम यौगिक कहेंगे। तो फिर से ध्यान से सुनना है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर शॉर्ट में बोले तो तत्व को किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब तत्व को तोड़कर दो नए पदार्थों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तत्व को आप तोड़कर दो अलग अलग तरह के भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते, उसको किसी भी विधि से नहीं तोड़ सकते और दो नए पदार्थों का, दो नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन यौगिक को तोड़कर दो नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए हम इसे यौगिक कहेंगे। जैसे HCl है, तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो HCl को हम लोग रासायनिक विधि द्वारा तोड़कर हाइड्रोजन एवं क्लोरीन, दो अलग अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह जल है, जल जो हम लोग पानी पीते हैं H2O, तो H2O को हम लोग तोड़कर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गुण अलग अलग होता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील दहनशील गैस है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो जल बना था, ठीक है, वो आग को बुझा देता है। ये जलता है और ये जलाने में मदद करता है, परंतु ये आग को बुझा देता है। पानी आग को बुझाने का काम करता है, लेकिन पानी को तोड़कर जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाए हैं, इसका इन दोनों का गुण अलग अलग है, क्या कि दोनों अलग अलग तरह का पदार्थ है, अलग अलग गुण का पदार्थ है। तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, कि तत्व किसे कहेंगे, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग यौगिक का परिभाषा दें तो कहेंगे यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक विधि द्वारा तोड़कर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में बांटा जा सकता है। लेकिन याद रखना है कि यौगिक को भौतिक विधि द्वारा आप तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी भौतिक विधि द्वारा आप उसको दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु यौगिक को हम रासायनिक विधि द्वारा तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यौगिक क्या है, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, वह यौगिक होता है। और जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, दोनों में से कोई विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में या सरल पदार्थों में भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आप सोडियम, तो सोडियम को आप तोड़कर दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते, तो अतः सोडियम एक तत्व है। लेकिन HCl, जल, NaCl, इसको तोड़कर हम दो अलग अलग तरह के पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वह यौगिक है। यौगिक का निर्माण तत्व के मिलने से ही होता है, यौगिक का निर्माण तत्व के मिलने से ही होता है। आप देख रहे होंगे कि HCl एक यौगिक है और इसका निर्माण हाइड्रोजन और क्लोरीन से हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक तत्व है। देखिएगा ध्यान से, एक बात आप आराम से समझिएगा इधर ध्यान से, कि जैसे हम लिखे HCl एक यौगिक है, इसको तोड़कर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग तत्वों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब हम बोले थे कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसको रासायनिक विधि द्वारा तोड़कर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे HCl को तोड़कर दो अलग अलग भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो गया। लेकिन आप कहिएगा कि हाइड्रोजन को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, तो नहीं। ये क्लोरीन को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक तत्व है, लेकिन ये दोनों के मिलने से बना हुआ था HCl, यह एक यौगिक है। इसको हम हाइड्रोजन और क्लोरीन में अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको रासायनिक विधि या भौतिक विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा तोड़कर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं, तो वह यौगिक कहलाएगा। और जिसको हम किसी भी विधि द्वारा तोड़कर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, तो वह तत्व कहलाता है। और ऐसे देखा जाए तो यौगिक का निर्माण तत्व के मिलने से होता है। एक परिभाषा हम यौगिक का और दे सकते हैं, अगर ध्यान रखना है,
और यौगिक, तत्व और यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से मतलब जैसे कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इसको 3:8 के अनुपात में मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एवं जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाने से जल का निर्माण होता है। तो यौगिक की परिभाषा हम दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। यानी तत्व के मिलने से ही यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो तत्व के मिलने से जब यौगिक का निर्माण हुआ है तो फिर उस यौगिक को तोड़कर दो या दो से अधिक तत्व में बांट भी तो सकते हैं। ठीक है, तत्व के मिलने से जब यौगिक का निर्माण हुआ, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही यौगिक का निर्माण हुआ। निश्चित अनुपात का अर्थ हुआ कि भार से, जैसे कार्बन को अगर हम 3 kg लेते हैं तो ऑक्सीजन को 8 kg लेंगे, तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड 8 3 11 kg कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर आप इसको अलग अलग कर दीजिएगा कि मतलब जो मन में आएगा वो ले लेंगे कि 2 kg कार्बन ले लिए और 10 kg ऑक्सीजन ले लिए, तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण संभव नहीं है। मतलब वजन के हिसाब से एक निश्चित एक फिक्स रेशियो में मिलाने से ही यौगिक का निर्माण होता है। हाँ, जरूर दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही यौगिक का निर्माण होता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर हम यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो फिर उस यौगिक को तोड़कर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले तत्वों में विभाजित भी कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को भौतिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ये हम पहले भी बता चुके। सिर्फ और सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि तत्व का परिभाषा हो गया दोनों का। इसका परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा कि फिर से सुन लीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में या भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। यौगिक क्या है, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसको भौतिक विधि द्वारा तो नहीं लेकिन रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, उसको यौगिक कहते हैं। लेकिन एक परिभाषा और दे सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि तत्वों की कुल संख्या 118 है। अभी तक आज तक तत्वों की कुल संख्या 118 है। एनसीईआरटी के अनुसार तत्वों की कुल संख्या कितना है, 118। 118 तत्वों में 92 तत्व प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से, एवं 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तथा शेष तत्व संश्लेषित हैं। संश्लेषित तत्व हैं। संश्लेषित का अर्थ हुआ कि मनुष्य के द्वारा उसका निर्माण किया गया है, संश्लेषित किया गया है, उसको बनाया गया है। तो तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तत्वों की कुल संख्या हो गया 118, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और शेष तत्व संश्लेषित किए गए हैं, मतलब मनुष्य के द्वारा उसका संश्लेषण किया गया है, निर्माण किया गया है। तो आइए, और इन्हीं 118 तत्वों के संयोग से भार के विचार से एक निश्चित इन्हीं 118 तत्वों के में से कोई 2 तत्व 3 तत्व के मिलाकर हम अनेकों यौगिक का निर्माण करते हैं। तो तत्वों की कुल संख्या 118, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और शेष तत्व संश्लेषित है। ठीक है, तत्व को हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो आइए हम लोग अब देखेंगे कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। तो आपको पता चला कि तत्व की संख्या 118 है। तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या 118 है, जिसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, तो धातु क्या है, तो वैसे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जिन तत्वों से उष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन तत्वों को हम धातु कहते हैं। जिन तत्वों से उष्मा एवं विद्युत धारा का चालन हो सकता है, प्रवाहित हो सकती है, वे तत्व धातु कहलाते हैं।
एवं जिन तत्वों से उष्मा एवं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको हम लोग अधातु कहते हैं। तो सीधा सा परिभाषा दे सकते हैं कि वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, और वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। और उपधातु क्या है? जो निम्न तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं एवं उच्च तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो वैसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। मतलब ये सुचालक एवं कुचालक दोनों होता है, लेकिन सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर यह कुचालक के जैसा व्यवहार करता है, परंतु जब तापमान अधिक होगा, उच्च तापमान इसका उच्च कर दिया जाए तो यह धातु के जैसा व्यवहार करता है। यानी कि कम तापमान पर अधातु के जैसा व्यवहार करेगा और उच्च तापमान पर धातु के जैसा व्यवहार करेगा। लेकिन इन दोनों के तापमान से कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार का तापमान हो, धातु अगर है तो वह उष्मा एवं विद्युत का सुचालक ही होगा, और अधातु अगर है तो वे उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि धातु क्या है? जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होगा, सुचालक, उसे धातु कहेंगे। और जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होगा, कुचालक, ठीक है, मतलब उसमें उष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसे हम लोग अधातु कहेंगे। और जो निम्न तापमान पर, कम तापमान पर उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है एवं अधिक तापमान पर उष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो जाता है। मतलब निम्न तापमान पर कुचालक होगा, कुचालक, और उच्च तापमान पर सुचालक जैसा व्यवहार करेगा उष्मा और विद्युत का। तो याद रखना, जो निम्न तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं और एवं उच्च तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, परिभाषा फिर से सुन लीजिए। जो मतलब वे तत्व जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिनसे होकर उष्मा एवं विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसको हम लोग धातु कहते हैं। और वे तत्व जो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात जिनसे उष्मा एवं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। जो कम तापमान पर अधातु जैसा व्यवहार करता है लेकिन उच्च तापमान पर धातु जैसा व्यवहार करता है, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि वैसे तत्व जो निम्न तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं तथा उच्च तापमान पर उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, उन तत्वों को हम लोग उपधातु कहते हैं। इसकी संख्या 91 है, ठीक है, धातुओं की संख्या 91 है, इसकी संख्या 20 है और उपधातुओं की संख्या 7 है। ध्यान रखना है, धातुओं की संख्या 91 है और अधातु की संख्या कितना है? 20 है, और उपधातु की संख्या कितना है? 7 है। तो टोटल 118 तत्व में से धातु कितना है? 91, अधातु कितना है? 20 है, और उपधातु कितना है? 7 है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पहचानेंगे कैसे कौन कौन सा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो आपको कुछ टोटल 118 याद नहीं रखना है, लेकिन 30, 35, 40 तक आपको याद रखना है। याद रखिएगा, जिसको पीटने पर टन टन झनझन इस तरह का आवाज आता है, ठीक है, चाहे जिसके लास्ट में यम लगा हो, यम, जैसे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, रुबिडियम, फ्रांसियम, जर्कोनियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब कुछ हो जाएगा धातु। चाहे आपका सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, लोहा हो गया, जिसको पीटने पर आप देखिए 2 तरह से पहचान सकते हैं, जिसके अंतिम में यम लगा हो, या जिसको पीटने पर टन टन झनझन की आवाज आता हो, ठीक है, जिसको पीटने पर टन टन झनझन की आवाज आता हो, उसको धातु कहेंगे, ठीक है। लेकिन यम बलम याद रखना है कि हीलियम को छोड़ देना है, हीलियम को छोड़कर, क्या कि हीलियम के अंतिम में यम है, लेकिन हीलियम क्या है? हीलियम अधातु है, हीलियम क्या है? अधातु है। याद रखना है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सबके लास्ट में देखिए यम है, तो जिसके लास्ट में यम है तो वो धातु होगा, और जिसको पीटने पर टन टन झनझन की आवाज करेगा, जैसे सोना, चांदी, लोहा, टीना को ऐसे कहते हैं, ये सब के सब धातु हैं। और अधातु कैसे पहचानेंगे? तो जिसके लास्ट में इन या जन लगा हो, इंजन, ठीक है, इंजन बोलते हैं हम लोग, ट्रेन में बोलते हैं इंजन, तो जिसके लास्ट में इन या जन लगा हो, उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो जिसके लास्ट में इन हो या जन हो उसको अधातु कहेंगे, और जिसके लास्ट में यम हो, यम, उसको धातु कहेंगे, हीलियम को छोड़कर। और नहीं तो पीटने पर टन टन झंझन का आवाज हो तो उसको धातु कहेंगे। उपधातु आप दो याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। साथ में से दो याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो चलिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसकी संख्या 118 है, ठीक है। जिसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या है? जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। इसकी संख्या 91 है। अधातु जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है उसे अधातु कहते हैं, इसकी संख्या 20 है। उपधातु जो निम्न तापमान पर ऊष्मा का एवं विद्युत का कुचालक होता है एवं उच्च तापमान पर ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो उसे हम उपधातु कहते हैं। धातु पहचानने का उपाय है कि जिसके लास्ट में एम हो या पीटने पर टन टन झंझन की आवाज करे उसको धातु कहेंगे। और अधातु में याद रखना लास्ट में इन या जन होगा, लास्ट में इन या जन होगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, इस तरह का। और उपधातु में दो याद रख लेना, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ठीक है। और तत्व जो 118 है तो प्राकृतिक रूप से 92 तत्व पाया जाता है और शेष संश्लेषित तत्व है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यौगिक। तो यौगिक भी दो तरह का होता है। यौगिक को हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन एवं, देखना, कार्बनिक यौगिक बहुत सारे लोग बताते हैं जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक यौगिक, मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो। सही है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, लेकिन जैसे हम लिखे CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक यौगिक है, पर ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति होता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई तत्व रह सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, तो उन वैसे यौगिकों को ही हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। मतलब कार्बन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी वैसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होता है उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, मतलब कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, या दोनों ही ना हो, तो उसको हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, इसमें ना ही कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यह कार्बनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन है परंतु हाइड्रोजन नहीं है, अगर दोनों उपस्थित होगा तभी होगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे C6H12O6, देखिए कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ठीक है। C12H22O11, ये भी कार्बनिक यौगिक है। C4H10, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कार्बनिक यौगिक है। C25H52, ठीक है, C25H52, ये सब कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित है। तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी उपस्थित है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की से मतलब कि जो यौगिक का निर्माण होता है उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक पहचानने का एक अच्छा तरीका है, उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों किसी यौगिक में उपस्थित मिल जाता है आपको, तो आप बेहिचक उसको कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, ठीक है। और कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों ही नहीं हो सकता। जैसे NaCl, ठीक है, H2O, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है परंतु कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन था हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सब अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इधर आगे। तो हम लोग अभी आज क्या क्या पढ़े, शुरू से थोड़ा देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज पढ़े। सबसे पहले हम आपको बताए कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण दो घटकों से हुआ है। पहला घटक इसका था पदार्थ, ठीक है, और दूसरा घटक था ऊर्जा। हम बताए पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, और ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है सब पढ़ चुके हैं। फिर बोले हम कि पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर,
और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का था, ठीक है, एक था शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आप लोग का था मिश्रण, ठीक है। और फिर आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ तीन तरह का, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का था, एक था तत्व और दूसरा था यौगिक। फिर हम लोग ये पढ़े कि तत्व तीन प्रकार का होता है, एक होता है धातु, दूसरा था अधातु और तीसरा था उपधातु। और यौगिक भी दो प्रकार का था, पहला था कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा था अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और इधर भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं थी, पहला था ठोस, दूसरा था द्रव और तीसरा था गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी थी प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था भी था जिसको बोले थे बीईसी, बीईसी। तो ध्यान रखना, आज हम लोग इतना जानकारी ले लिए कि ब्रह्मांड का निर्माण दो घटकों से हुआ है, पहला है पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ क्या है? तो कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ अपना द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करती हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसका अनुभव हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। और कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, या जो दिखाई नहीं देता परंतु कुछ कार्य कर सकता है उसको ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था प्रकाश, प्रकाश था, विद्युत था, ठीक है, और साउंड, ध्वनि, सब ऊर्जा के एग्जाम्पल है, जिसको फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ का बहुत सारा एग्जाम्पल आप जान चुके हैं, अपने आस पड़ोस में मिलने वाली सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाता है, जिसमें कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव आप ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। हवा है, हवा के पास भी वजन होता है, ठीक है, उसको आप बैलून में भर के तौल सकते हैं तो देखिएगा उसका कुछ वजन आ जाएगा, ठीक है। पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया था, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस। अगर पूछे पदार्थ की सामान्यता कितनी अवस्थाएं होती है तो तीन बताना है, लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था पूछे तब प्लाज्मा बोलना है, और पांचवी अवस्था बीईसी। इसका खोज दो वैज्ञानिक मिलकर किए थे, एक भारत का वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। पूछ सकता है बीईसी में बी से क्या मतलब है, तो बीईसी में बी का अर्थ है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इनको लिया गया है। आई से होता है आइंस्टीन, और कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। ये अति निम्न तापमान पर होता है, अति निम्न तापमान पर ही इसका निर्माण हो सकता है, और अति उच्च तापमान पर प्लाज्मा का निर्माण होगा। और जनरली हम लोग के आसपास में यही पदार्थ की यही तीन अवस्था मिलती है, ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जो कि हम पढ़ लिए थे। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से या एक ही तरह के अणुओं से, मतलब एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है, तो उसको हम लोग बोलते थे शुद्ध पदार्थ। और जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनेगा वही होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के था, तत्व और यौगिक, ठीक है। हम लोग पढ़े थे तत्वों की संख्या 118 है, ठीक है। अब ध्यान रखना तत्व क्या है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ था जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोले थे तत्व। तत्व तीन तरह के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। सारे के बारे में बता दिए हम। धातुओं की संख्या 91 था, अधातु की संख्या 20 था, उपधातु की संख्या 7 था। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होता है उसको कौन बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित, दोनों उपस्थित नहीं होता, दोनों में से कोई हो सकता है। तो आज हम लोग इतना सारा चीज जान चुके हैं, अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद।